नेक्स्ट अब इसमें हमारे पास आ जाता है ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सो एसिड्स हमारे पास टोटल होते हैं 3 तरीके के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। नंबर 1 इज हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2। नंबर 2 इज नाइट्रस एसिड HNO2। नंबर 3 इज नाइट्रिक एसिड HNO3। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल नाइट्रिक एसिड ही है और नाइट्रिक एसिड पर NCERT के थ्रू ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड को लेकर के, तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन की मैं बात करूं तो बेसिकली सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर किस तरीके से हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। सोडियम नाइट्रेट हमें लेना है एसिडिक मीडियम में। सोडियम नाइट्रेट ले लो या पोटेशियम नाइट्रेट ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिएक्शन कराएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। सीधा सा इसको केवल एक ग्लास रिटार्ट के अंदर रख के गर्म कर देना है। ग्लास रिटार्ट का मतलब होता है एक ग्लास का बीकर, कांच का बना हुआ बोरोसिल का एक बीकर। बीकर के अंदर मटके की तरह का जो शेप का एक बीकर होता है, फ्लैट बॉटम फ्लास्क होना चाहिए। उसके अंदर सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 या फिर पोटेशियम नाइट्रेट और H2SO4 को हीट कर दो। जैसे ही हीट करोगे H2SO4 स्प्लिट होगा H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव में। यहाँ से सोडियम इसके HSO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा, सोडियम का बाईसल्फेट बन जाएगा। बचा हुआ H रिएक्शन कर लेगा किसके साथ, NO3 के साथ, और क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा। तो प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। दूसरा प्रिपरेशन इसमें हमारे पास आ जाता है बाई ओस्टवोल्ड प्रोसेस। ओस्टवोल्ड प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 3 तरीके से हम करते हैं, 3 स्टेप में ये काम होता है। तो पहला स्टेप होता है कि अमोनिया की रिएक्शन आप गैसियस फेज में ऑक्सीजन से कराएंगे तो आपको मिलेगी नाइट्रस ऑक्साइड गैस NO, और वाटर मॉलिक्यूल जो मिलेंगे वो भी वेपर फेज में निकल जाएंगे, गैसियस फेज में निकल जाएंगे। सेकंड स्टेप में जो NO गैस आपकी बनी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो आपकी गैस बनी है, वो अगेन ऑक्सीजन के एक्सेस अमाउंट से रिएक्शन करेगी और दोबारा NO गैस में चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेप में जितनी ऑक्सीजन डाली जाती है वो पूरी कंज्यूम नहीं हो पाती, इसीलिए वो रिटार्ट में बची बाकी की लेस ऑक्सीजन से क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है और NO का मैक्सिमम अमाउंट बनाती है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड इस एक्सेस अमाउंट से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, NO2 में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो NO यहाँ पर बन रही थी वो रिटार्ट में बची हुई ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, NO2 में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो लिक्विड यानी कि वाटर से रिएक्शन कराई जाएगी, उसके ऊपर पानी की फव्वारे डाले जाएंगे, पानी का एक शावर डाला जाएगा। जिस कंपार्टमेंट में रिएक्शन चलती है उसमें ये शावर लगा होता है पानी का, ये गैस ऊपर की तरफ जाती रहती है लेकिन शावर नीचे की तरफ आता है, जिसकी वजह से ये गैस सेटल डाउन हो जाती है और एक्वस HNO3 की फॉर्मेशन हो जाती है बाय रिमूवल ऑफ NO गैस। तो बेसिकली जो NO है वो इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट या कैटलिस्ट का काम कर रही है। जितने अमाउंट में इस रिएक्शन में बनती है उतने ही अमाउंट में हमें लास्ट ऑफ द रिएक्शन मिल जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो ओस्टवोल्ड प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर को लेकर के, तो स्ट्रक्चर जैसे कि हम देख पा रहे हैं HNO3 है, N के साथ 3 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा। तो ये नाइट्रोजन के साथ 1 2 3 ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होता है तो ये ऑक्सीजन आ गया डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन आ गया सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक ये आ गया मेरे पास हाइड्रोजन। लेकिन ये जितनी भी ये जो ज्योमेट्री दिखाई दे रही है वो डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर दिखाई दे रही है, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्जन आने की वजह से इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, और जहाँ बॉन्ड्स का रिपल्जन आ जाता है वहाँ पे बॉन्ड एंगल या तो बढ़ जाता है और दूसरे का कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर गैसियस स्टेट में मैं बात कर रहा हूँ तो गैसियस स्टेट में HNO3 प्लेनर मॉलिक्यूल में ही एग्जिस्ट करता है, HONO3 कुछ इस तरीके से ही एग्जिस्ट करेगा ये। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है वो गैस मॉलिक्यूल की होती है, और यहाँ पर ये लिक्विड मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगा कि नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन इस तरीके से कनेक्ट होंगे और हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट होगा। इसके लिए जो बॉन्ड लेंथ होती है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की होती है 121, और इस वाले नाइट्रोजन ऑक्सीजन की होती है 140.6, यानी कि जो प्लेन पर है स्ट्रेट लाइन में है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और जो किसी एंगल पर बॉन्डेड है उनकी बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन के साथ, तो वो होता है जनरली 130 डिग्री। और अगर मैं हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन बॉन्ड की बात करता हूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड की बात करता हूँ, तो वो होता है 102 डिग्री का। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है 96 पिकोमीटर। ये सारे पैरामीटर्स आप लोगों को याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाते हैं और उस टाइम पे फिर ये वैल्यूज़ हमें याद नहीं होती। प्रॉपर्टीज़ में मैं बात करूँ तो सबसे पहली प्रॉपर्टी नाइट्रिक एसिड को लेकर के कि ये कलरलेस लिक्विड होता है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन होता है। रूम टेम्परेचर पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। लेबोरेटरी में जो बेसिकली नाइट्रिक एसिड होता है
उसमें 68% बाई मास HNO3 प्रेजेंट होगा और बाकी का जो बचा हमारे पास 32% वो सारा का सारा पानी होता है, लिक्विड मतलब वाटर होता है। कभी भी प्योर स्टेट में HNO3 यानी 100% के साथ 68% 100% के साथ HNO3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर का हो जाएगा, जिसकी वजह से लेबोरेटरी के अंदर हमें जो मिलता है वो मिक्सचर होता है 68% एसिड प्लस 32% ऑफ वाटर। नेक्स्ट इसमें हम बात करें अगर, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कोरोसिव नेचर है इसकी, इसी वजह से उसमें वाटर मिक्स किया जाता है। तो इट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन। जैसे ही आप इसको पानी में डालते हैं तुरंत ये H3O पॉजिटिव आयन और NO3 निगेटिव आयन में स्प्लिट हो जाता है। और ये जो बेसिकली हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन है, ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि एक्वस मीडियम में चलती हैं। अब ये 4 रिएक्शंस स्क्रीन पर हैं, ये चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक के अंदर P ब्लॉक में से मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिएक्शन पूछी जाती हैं। जब HNO3 डाइल्यूट स्टेट में रिएक्शन करे, जब HNO3 कंसनट्रेटेड स्टेट में रिएक्शन करे, जब डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट की फॉर्म में रिएक्शन करे और फिर से कंसनट्रेट की फॉर्म में यूज़ करे विद कॉपर और जिंक। तो जब कॉपर के साथ डाइल्यूट फॉर्म में HNO3 रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बनेगा कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल। देखो प्रोडक्ट जो है वो सेम बनता है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है चारों रिएक्शंस में अगर मैं देखूं तो कॉपर के साथ कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, जिंक के साथ जिंक नाइट्रेट बन रहा है। अगर मैं इनके मेन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो बेसिकली वो सेम बनता है इन केस ऑफ डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड, लेकिन जो हमारे पास गैस इवोल्यूट होती है उसमें फ़र्क आ जाता है। जब डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन करेगा कॉपर से तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है, जब कंसनट्रेटेड HNO3 रिएक्शन करेगा कॉपर से तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। सिमिलरली जब जिंक का केस आएगा तो यहाँ से जो गैस बाहर निकलेगी वो होगी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जब कंसनट्रेटेड का केस आएगा विद जिंक तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बाकी पूरी रिएक्शन कॉमन है, कॉपर नाइट्रेट, वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन गैस का फर्क आ गया डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। जब यहाँ पे कमजोर वीक होगा और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। वीक एसिड के केस में NO निकल रहा है और स्ट्रॉन्ग के केस में NO2 निकल रही है। तो ये 4 रिएक्शंस हैं, चारों रिएक्शंस को बहुत अच्छे से याद करना है। तो बेसिकली कुछ मेटल्स हैं जैसे कि क्रोमियम और एल्यूमिनियम, जो कंसनट्रेटेड HNO3 के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि ये एसिड के अंदर पहुंचते ही अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेती हैं, और वो ऑक्साइड की लेयर इनको प्रिवेंट करती है डिसॉल्व होने से, ताकि ये एसिड के अंदर डिसॉल्व ना हो। अब यहाँ से भी HNO3 की भी 3-4 ये रिएक्शंस हैं जो एग्जामिनेशन में काफ़ी टाइम पूछी जाती हैं और रिपीटिंग नेचर में आती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन में रिपीटेशन में पूछे गए हैं क्वेश्चंस कि व्हाट हैपन्स व्हेन आयोडीन रिएक्ट्स विद HNO3, कार्बन रिएक्ट्स विद HNO3, सल्फर रिएक्ट्स विद HNO3 या फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद HNO3। तो हो क्या रहा है कि जब आयोडीन HNO3 के साथ रिएक्शन करती है, और ये सारे जो HNO3 हैं बेसिकली कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, तो जो ये कंसनट्रेटेड है जो HNO3 है वो ऑक्सीडाइज कर देता है नॉन मेटल्स को। इसमें जो आयोडीन है, कार्बन है, सल्फर है और फॉस्फोरस है, चारों ही क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आयोडीन ऑक्सीडाइज होकर के हाइड्रो आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर ऑक्सीडाइज होकर के सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, फॉस्फोरस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बना लेता है। बेसिकली चारों रिएक्शंस में एक बात कॉमन है कि वाटर वेपर निकलनी ही निकलनी है, जैसे अभी हमने कॉपर और जिंक की रिएक्शन देखी विद डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड HNO3। इन चारों रिएक्शंस में एक और सिमिलैरिटी है कि सभी के अंदर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। देखो बैलेंसिंग का काम है, बैलेंसिंग बहुत छोटी सी चीज़ है, बैलेंसिंग बहुत आसान है, कर सकते हो। यहाँ पे चैलेंज ये होता है कि इस रिएक्शन में हमारे प्रोडक्ट क्या निकलने वाले हैं। तो प्रोडक्ट को याद करने का तरीका सिंपल है कि आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस 4 नॉन मेटल्स हैं। चारों नॉन मेटल्स को कंसनट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे ही ऑक्सीडाइज होते हैं तो हमें साइड प्रोडक्ट मिलते हैं NO2 गैस और वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहला काम हमने ये सेपरेट कर दिया। जैसे ये साइड प्रोडक्ट तुम लिख दोगे तो अब ऑक्सीडाइज होने के बाद मिलने वाले प्रोडक्ट याद रखने हैं कि आयोडीन देगा हाइड्रो आयोडिक एसिड, कार्बन देगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर देगा सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरस देगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फिर उसके बाद रिएक्शन को आसानी से क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। तो ये था नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में एक हमारे पास ये आ जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। तो बेसिकली जो ब्राउन रिंग टेस्ट है वो नाइट्रेट आयन के लिए है। नाइट्रेट आयन की कंफर्मेशन हमें मिलती है ब्राउन रिंग टेस्ट में।
मेन जो है इसमें वो है इसकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या कहती है कि आपको क्या करना है, एक नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है जो कि फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड हो। फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लो। नाइट्रेट किसी भी चीज़ का हो सकता है, सोडियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कोई भी एक नाइट्रेट जिसको हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करा सकते हो। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लेना है और उसको ऐड कर देना है नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर। आपने एक नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, मान लीजिए सपोज NaNO3, आपने उसमें मिक्स कर दिया FeSO4 फेरस सल्फेट, उसके अंदर ऐड कर दिया H2SO4, जो बेसिकली अभी हमने प्रिपरेशन में रिएक्शन देखी थी, केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन देखी थी, वही चीज़ है ये कि आयरन जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है FeSO4 के थ्राइस में। यहाँ पे आयरन +2 है यानी फेरस है, वो फेरिक कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा एक ब्राउन कलर की रिंग, जैसा कि इस टेस्ट ट्यूब में दिखाई दे रहा है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये ब्राउन कलर की एक रिंग की फॉर्मेशन हो गई है जो जम जाती है टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये कन्फर्मेशन देता है हमें यहाँ पे ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट आयन होने का। तो बेसिकली हुआ क्या कि नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया, कोई भी हो सकता है, फेरस सल्फेट सोल्यूशन ऐड कराओ, उसके बाद उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालो। जैसे ही तुम ये सारा काम करोगे तुरंत ही इसके अंदर से एफरवेसेंस आएंगी और एफरवेसेंस के आते आते एक रिंग ऊपर की तरफ उठती हुई आएगी जो एक सर्टेन हाइट पर जाकर के जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। रिएक्शन जो चलती है वो बेसिकली कैसी होती है, नाइट्रेट जो तुम डालते हो उसमें से नाइट्रेट आयन आएगा, जो तुमने फेरस सल्फेट डाला है उसमें से आयरन का Fe2 पॉजिटिव फेरस आयन आया है, और जो तुमने एसिड डाला है उसमें से H पॉजिटिव आयन आया है। तीनों ने रिएक्शन करनी है, NO बना देना है नाइट्रस ऑक्साइड, Fe2 पॉजिटिव को फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देना है, और जो H पॉजिटिव आयन है वो इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना देना है जो कि नीचे की लेयर में सेपरेट दिखाई दे रहा है। अब ये जो Fe3 पॉजिटिव आयन बना है और NO बना है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जो ये बेसिकली रिंग हमें दिखाई दे रही है उसमें इस वाटर में से, और जो आयरन हमारा कन्वर्ट हुआ था Fe3 पॉजिटिव में, और जो NO गैस यहाँ से निकलने वाली थी उसमें, तीनों आपस में क्या करते हैं, एक रीअरेंजमेंट करते हैं और क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जो बेसिकली क्या होता है FeH2O का होल 5 NO की होल पावर 2 पॉजिटिव, और वाटर हमारा जो नीचे अनरिएक्टेड है वो एज इट इज दिखाई देगा। तो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये ब्राउन कलर का है, इसी वजह से इसको बोला जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। नेक्स्ट अब इसमें लास्ट हमारे पास आ जाता है यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले यूज़ की अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रिक एसिड के, तो सबसे मेजर जो यूज़ है वो अमोनियम नाइट्रेट जो कि फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए किया जाता है यूज़, उसमें किया जाता है। यानी कि आपको प्रिपरेशन करनी हो, अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी हो अमोनियम नाइट्रेट की, तो आप नाइट्रस एसिड को यूज़ करेंगे, नाइट्रिक एसिड को यूज़ करेंगे। ये बेसिकली इसका एक मेन यूज़ है। और भी बहुत सारे एक्सप्लोजिव नाइट्रेट्स बनाए जाते हैं जो पायरोटेक्निक्स के अंदर तैयार होते हैं, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनको हम एक्सप्लोजन के लिए यूज़ करते हैं। उन सभी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राईनाइट्रोटोल्यूइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये, इनकी प्रिपरेशन में भी नाइट्रिक एसिड का हम यूज़ करते हैं। और स्टेनलेस स्टील हो गया, या पिकलिंग करना, स्टेनलेस स्टील की पिकलिंग करना मतलब उसको क्लियर करना, उसमें शाइनिंग क्रिएट कराना, और एचिंग ऑफ मेटल्स, रबिंग करके उनको एच करने की जो प्रोसेस होते हैं, और रॉकेट फ्यूल्स में एज अ ऑक्सीडाइज़र नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये थे कॉमन यूजेस ऑफ HNO3, जहाँ से एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर से पूछा जाता है। यहाँ पर हो जाता है हमारा पी ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली ख़त्म। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। उस वीडियो के थ्रू सारे क्वेश्चंस को हम रिवीजन करेंगे जो यहाँ से इम्पोर्टेंस रखते हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो, बताया ना कैसे करनी है, सारी वीडियो लाइक हो जानी चाहिए, और बेल आइकन जरूर दबा देना, एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं छूटना चाहिए।